हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनुप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं वन लाइनर क्विज और आज का जो हमारा वीडियो है वो डेडिकेटेड है टू द इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी का ये छठा पार्ट है जिसके अंदर हम कुछ और आगे के क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स रहेंगे यहाँ पर, और वाइस प्रेसिडेंट्स के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। और जैसा कि आपको पता ही होगा, ये जो सीरीज़ है हमारी, ये आपके वन डे एग्जामिनेशन जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी एसएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशन जो वन डे एग्जामिनेशन होते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट में, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग टू द ऑन द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के ऊपर कौन सा वो अमेंडमेंट है कि भाई अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई सलाह दी है राष्ट्रपति जी को तो वो उनके ऊपर माननी जो है बेसिकली एक तरीके से बाइंडिंग इन नेचर हो जाती है। तो ये अमेंडमेंट थी, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज इन 1976। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट के तहत ये चीज़ देखने को मिलती है। In which year the provision for reconsideration of the advice given by the Council of Ministers to the President was made? किस वर्ष ये प्रोविजन ऐड किया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस है उसको रिकंसिडर करने के लिए वापस प्रेसिडेंट उससे भेज सके। तो देखिए यहाँ पर तो बाइंड कर दिया गया, बट यहाँ पर रिकंसिडरेशन वाली चीज़ कर दी गई, और इसके लिए जो अमेंडमेंट था दैट इज 44th अमेंडमेंट आया था, दैट इज इन 1978 के अंदर। तो ईयर पूछा गया है तो ईयर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1978 में। हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिक्लेयर एन एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया, मतलब किसके पास ये अधिकार है कि किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया में डिक्लेयर कर दे कि भाई ये फलाना एरिया जो है वो शेड्यूल्ड एरिया के अंदर आता है। तो ये अधिकार है प्रेसिडेंट के पास। किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड जस्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ यूनियन टेरिटरी टू बी डन बाय द प्रेसिडेंट और एनी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। मतलब देखिए, जो यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो ये जो है यूनियन टेरिटरीज है, इनमें राष्ट्रपति का शासन चलता है या राष्ट्रपति अपने द्वारा किसी भी एक व्यक्ति को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद में लिखी गई हैं, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद है 239, आर्टिकल 239 इज द करेक्ट आंसर, जिसके तहत ये सारी चीज़ें मैंशनड है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो कि आर्टिकल नंबर 123 में मेंशन की गई है, इस कैटेगराइज अंडर विच पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट की कौन सी पावर है, मतलब ये पूछा है। भाई जब सेशन नहीं होता है तब ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये उनकी एक लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है। दिस इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is in case of office of speaker, that is a double F आ गया, office of speaker and the deputy speaker of Lok Sabha fall vacants, not for, that is basically यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक इसमें कुछ ज़्यादा हुई है। fall vacant, who is the authority to appoint any member of Lok Sabha to preside over the Lok Sabha। मतलब देखिए, अगर जो ऐसा हो कि जो स्पीकर है लोकसभा के वो उपस्थित नहीं है सदन में, और डिप्टी स्पीकर जो है वो भी उपस्थित नहीं है, तो किस व्यक्ति को या किस को अथॉरिटी है कि वो किसी भी व्यक्ति को एज अ स्पीकर अपॉइंट कर दे उस टर्म के लिए या उस दिन के लिए, उस सेशन के लिए। तो ये जो अधिकार है ये किसके पास है? ये अधिकार है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति जी के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनमें से किसी को भी एक उस टाइम के लिए, उस ड्यूरेशन के लिए स्पीकर अपॉइंट कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट मे रिटर्न द बिल पास्ड इन बोथ द हाउसेस द पार्लियामेंट फॉर बेसिकली यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर होगा रिकंसिडरेशन होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। दिस इज द रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार के लिए। ठीक है, पुनर्विचार के लिए कंसिडरेशन। प्रेसिडेंट मे नॉट रिटर्न, मे नॉट मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है उस बिल को रिटर्न नहीं कर सकते
अगर जो दोनों हाउसेस से पास हो जा रहा है, ठीक है, फॉर द रिकंसिडरेशन, किस केस के अंदर? वो केस होता है मनी बिल, बिल होता है बेसिकली, दैट इज द मनी बिल, ठीक है। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये दो चीजें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल। ये दो बिल्स जो होते हैं इनको राष्ट्रपति वापस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। The president has the legislative power to lay out report on which of the constitutional bodies. So यहाँ पर जो constitutional bodies है, जैसे जिनकी रिपोर्ट्स राष्ट्रपति के पास जाती है और फिर उन रिपोर्ट्स को राष्ट्रपति जो है सदन या संसद के पटल पर रखते हैं। तो ये रिपोर्ट किसकी होती है? जैसे कि यूपीएससी की रिपोर्ट्स होती हैं, यहाँ पर फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट्स हैं। तो इन जैसे ये बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इन्होंने पूरे सेशन के दौरान, पूरे सत्र के दौरान जो जो कार्य किए, उनकी जो ग्रुप प्रोग्रेसेस रही हैं, उन सभी के बारे में एक रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को जाती है और वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट में पेश करते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द फ्रॉम द वेरियस फील्ड, जैसे साइंस के फील्ड से, लिटरेचर के फील्ड से, आर्ट के फील्ड से या सोशल सर्विस के फील्ड से, इन सभी बैकग्राउंड से राज्यसभा के कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है? यहाँ पर है 12 लोगों की नॉमिनेशन होती है। 12 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा कैन बी अ प्रेसिडेंट नॉमिनेट? देखिए एक्चुअली नॉमिनेशन लोकसभा के अंदर हुआ करता था, बट अब ये क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाता है एक तरीके से। बट इफ इन केस कहीं पूछा जाए तो यहाँ पर 2 मेंबर्स आपके एंग्लो इंडियंस के नॉमिनेट किए जाते थे प्रेसिडेंट के द्वारा इन द लोकसभा। बट 2019 के अंदर अमेंडमेंट हुआ जिसके तहत जो ये सीटें थी 2, ये क्या कर दी गई? अबॉलिश कर दी गई, खत्म कर दी गई। हाउ मेनी वीटो पावर्स आर एक्सरसाइज्ड, सॉरी, हाउ मेनी वीटो पावर्स आर एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखिए वीटो पावर, कितने टाइप की वीटो पावर्स हैं जो राष्ट्रपति के पास होती है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो 3 टाइप की होती हैं, बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। सेकंड होती है आपकी यहाँ पर सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो। एंड लास्ट होती है थर्ड वन, दैट इज द पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो, ठीक है। ये 3 टाइप की वीटो पावर्स आपको भारत के राष्ट्रपति के पास देखने को मिलेगी। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिराइव फ्रॉम विच कंट्री? ये जो बेसिकली ऑर्डिनेंस बनाने की, प्रस्तुत करने की जो वो है शक्ति है राष्ट्रपति के पास, ये कहाँ से आती है? ये आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था आपका 1935, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहां से ये चीज ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the constitution, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर प्रेसिडेंशियल रूल? कौन सा वो आर्टिकल है जो प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में बात करता है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल दैट इज 356, 356 आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंशियल रूल, या जिसे आप कहते हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है, ये वाली चीजें होती हैं। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस आर्टिकल के तहत। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन ऑन द प्रेसिडेंशियल पावर? देखिए कौन सा वो आर्टिकल्स है जो राष्ट्रपति को अथाह पावर नहीं देता, उनके अंदर कुछ लिमिटेशंस यहाँ पर लगा देता है। तो वो आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, 53 का फर्स्ट पार्ट है, एंड आर्टिकल 75 का फर्स्ट है, देन आर्टिकल 74 का फर्स्ट है, एंड आपका 75 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो मतलब 53, 74, 75 ये 3 आर्टिकल्स हैं बेसिकली जो उनकी पावर को लिमिटेड करने का काम करती हैं। द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट एज अंडर आर्टिकल 61, अंडर आर्टिकल 61 के तहत जो है इम्पीचमेंट की जाती है राष्ट्रपति की, अगर उन्हें उनके पद से हटाना है। तो इसके लिए ये जो प्रोसेस है हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है हमने बोरो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which schedule of the constitution deal with the salaries, emoluments, allowances and privileges of the president? राष्ट्रपति के को जो सुविधाएं मिलती हैं, सुख सुविधाएं, वो किस शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है? दिस इज मेंशन्ड इन द सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। फॉर कैंडिडेट टू बी एलिजिबल फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ही शुड बी मेंबर ऑफ विच हाउस? देखिए अगर जो किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है या राष्ट्रपति चुनाव में लड़ना है, तो वो क्या मतलब किस हाउस का मेंबर होना चाहिए, ये पूछा गया है। देखिए ऐसा कोई
रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट, मतलब ऐसा कोई फिक्स रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई अगर जो किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसे मेंबर ऑफ लोकसभा या मेंबर ऑफ राज्यसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली कहीं का मेंबर हो, ऐसा नहीं है। वो एक कॉमन व्यक्ति भी लड़ सकता है राष्ट्रपति का चुनाव, बट वहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि 50 इलेक्टोरेट और प्रोटेक्टर्स जो है आपके होने चाहिए, 50-50 का जो रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑन विच ग्राउंड, किस बेसिस पे राष्ट्रपति को उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है, तो वो प्रोसेस है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो लिखा गया है उसके विरुद्ध अगर वो कार्य कर रहे हैं तो उसके एवज में उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। द इम्पीचमेंट बिल ऑफ द प्रेसिडेंट नीड टू बी पास बाय व्हाट मेजोरिटी, देखिए इम्पीचमेंट प्रोसेस तो कहीं भी आइदर हाउस, मतलब लोकसभा में भी शुरू किया जा सकता है और राज्यसभा में भी शुरू किया जा सकता है, बट पास दोनों हाउस से होना होगा, है ना। तो बट यहाँ पर जो है इसमें पूछा गया मेजोरिटी कितनी चाहिए, कि मतलब सिंपल मेजोरिटी चाहिए या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। यहाँ पर चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी आपको यहाँ पर चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब हो जाता है 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। Is the office of house if the office of president fall vacant by resignation, अगर जो उनका ऑफिस जो है वो खाली हो जाता है, हालांकि मान लीजिए उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया या उन्हें हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, उन्हें डेथ हो गई या कोई अदर केसेस, कोई अदर कंडीशन आ जाती है, तो उस टाइम पर जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक वो जो सीट है बेसिकली वैकेंसी है वो बेसिकली मैक्सिमम टाइम कब तक रह सकती है, ये पूछा गया सिंपली, कि अगर जो किसी राष्ट्रपति की पद खाली हो जाता है तो वो जो सीट है, मतलब जो वैकेंसी का ड्यूरेशन है वो कितना मैक्सिमम रह सकता है, तो ये मैक्सिमम रह सकता है अप टू 6 मंथ्स, ठीक है। अप टू मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए ये चीज़ रह सकती है। इन व्हाट केस द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट टिल द न्यू इलेक्शन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट, मतलब देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं उनकी अनुपस्थिति में, ये सभी को पता होगा आपको। वो कब तक बन सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया है इन व्हाट केस, किस केसेस के अंदर, जैसे कि केसेस की जब हम बात करते हैं जब जो उनका ऑफिस है, प्रेसिडेंट का पद है वो खाली हो जाता है। क्यों खाली हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मान लीजिए रिजाइन कर दिया है या उन्हें इम्पीच करके हटा दिया गया, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, या फिर और कोई कारण है, तो इन सभी कारणों की वजह से वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं तो उनको सारी सुविधाएं जो है वो प्रेसिडेंट की तरह मिलेंगी, तो क्या वो उस टाइम पर एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, नहीं होते। जब वो प्रेसिडेंट की तरह वर्क कर रहे हैं तो उस टाइम पर वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं होंगे राज्यसभा के, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं ये लोग क्वेश्चन इस टाइप में। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 61, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज दिस, ये किस टाइप का प्रोसेस है। This is a quasi judicial. This is a quasi judicial procedure. This is a quasi judicial procedure है, ठीक है। Which type of veto is not available to the Indian president? कौन सा टाइप का वीटो जो है वो इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, वो है आपका क्वालिफाइड वीटो। दैट इज द क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो आपको नहीं दिया गया है भारतीय प्रेसिडेंट को। What is the duration for which the president can keep a bill with himself without passing or returning the bill for reconsideration? मतलब मैक्सिमम कोई सा बिल है, राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास हो गया, वो राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने उसे उठा के साइड पर रख दिया, ना उस पर कोई जवाब दे रहे हैं ना वापस भेज रहे हैं, तो ये जो चीज़ करने की जो उनकी मतलब टाइम पीरियड है, कितना वो टाइम अपने पास रख सकते हैं, देखिए ये उनका अपना मैटर हो जाता है। यहाँ पर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, नो स्पेसिफिक टाइम है यहाँ पर कोई भी, ठीक है। मतलब वो साल भर भी रख सकते हैं, 10 साल के लिए भी छोड़ सकते हैं, भैया हम करते ही नहीं साइन, जाओ रखा हुआ है साइड में देखेंगे बाद में, तो ठीक है। तो ऐसा कोई टाइम स्पेसिफाइड यहाँ पर नहीं है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच constitutional amendment made it obligatory for the president to give assent to the constitutional amendment bill,
ठीक है, मतलब कौन सी वो चीज़ है जो प्रेसिडेंट को ये कर देती है कि मतलब वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को उन्हें साइन करना ही पड़ेगा, उसके लिए उनको रिटर्न करने का, होल्ड करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो इसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ था, दैट इज़ द 24th अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और ये आता है 24 वाला 1971 के अंदर, 1971 के अंदर। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन पास एन ऑर्डिनेंस ओनली अंडर विच कंडीशन, प्रेसिडेंट जो है वो पास कर सकते हैं एक ऑर्डिनेंस, कब, किस कंडीशन में, वो कंडीशन होती है व्हेन बोथ द हाउसेज, जो जितने भी आपके हाउसेज है, बोथ द हाउसेज मतलब लोकसभा और राज्यसभा, बोथ आर नॉट इन द सेशन, इनका कोई सत्र नहीं चल रहा है, ये सब क्या है, छुट्टी पर है। ठीक है, और एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि भाई फलाना कोई रूल या लॉ जो है हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए 6 मंथ के लिए बेसिकली एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर द ऑर्डिनेंस पास्ड बाय द प्रेसिडेंट, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, देखिए मैक्सिमम ड्यूरेशन इसे 6 मंथ कन्वर्ट किया जाता है, 6 मंथ। एंड एक्चुअली देखिए एग्जैक्ट ड्यूरेशन की बात करें तो 6 मंथ कोई बार ऑप्शन में आता है, कई बार ये आता मंथ और वीक दोनों का कॉम्बिनेशन लेता है, तो 6 मंथ एंड 6 वीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जैक्टली जो टाइम है वो 6 महीने 6 हफ्ते, 6 वीक एंड 6 मंथ्स एंड 6 वीक का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस, किसके पास ये अथॉरिटी है कि वो डिक्लेयर करे कि भाई लड़ाई अब शुरू होती है या लड़ाई खत्म हो गई, अब शांति का समय है, तो ये डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, अब ये राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, इसके लिए उन्हें क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए, फ्रॉम अप्रूवल चाहिए, कहाँ का, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, मतलब पार्लियामेंट के जो मेंबर्स बेसिकली जो मिनिस्ट्रीज हैं, मंत्रालय हैं, वो कहेंगे कि हाँ ठीक है लड़ाई चालू, तो राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देंगे लड़ाई चालू, वो कहेंगे कि बंद तो बंद। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिलती है। प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर एक्सटेंड टू, ठीक है, प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो एक्सटेंड होती है कहाँ तक, किसके लिए है, बेसिकली डेथ सेंटेंस या सेंटेंस ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन या क्रिमिनल कोर्ट, इन सब चीज़ों के लिए होती है पार्डनिंग पावर। मतलब किसी को फांसी दी गई है तो वो सुधरना चाहता है और राष्ट्रपति को लगता है कि भाई इसको मौका मिलना चाहिए, तो उसकी जो सज़ा है वो उसको माफ़ भी कर सकते हैं या उनकी जो फांसी की सज़ा है उसको मतलब किसी और फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। मेंबर ऑफ विच हाउस डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के इलेक्शन या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेट नहीं करता है वो जिन्हें कहते हैं हम MLCs, बेसिकली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो है 6 राज्यों में है। ठीक है, तो उनके जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन टेंडर हिज रेजिग्नेशन। देखिए भारत के राष्ट्रपति जो है वो अपना इस्तीफा जो है वो किसको देते हैं, ये देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब देखिए बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट को जब कभी अपना इस्तीफा देना होगा तो वो प्रेसिडेंट को देंगे, मतलब एक दूसरे को ये लोग एक्सचेंज ऑफर ऐसे चला लेते हैं। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री, ये जो ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट का ये कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है, ये हमने अडॉप्ट किया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया, या फिर आप इसे सिंपली USA के कॉन्स्टिट्यूशन से ले सकते हैं। The candidate contesting for the office of vice president needs to be the member of which house of the parliament, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो क्या उसको कौन से हाउस का मेंबर बनना चाहिए, मतलब कौन सी हाउस का, मतलब देखिए लोकसभा और राज्यसभा इन दो हाउसेस की हम बात करते हैं, तो इन दोनों में से किसका वो मेंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ये कंडीशन होती है कि वो किसी भी हाउस का मेंबर ना हो। ठीक है, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, बट ही शुड बी क्वालिफाइड, वो क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर द टू बी द मेंबर ऑफ MP ऑफ राज्यसभा। ठीक है, मतलब राज्यसभा का जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको उसमें इलेक्शन लड़ने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए उसके लिए वो एलिजिबल हो, बट यहाँ पर वो मेंबर नहीं होना चाहिए किसी भी हाउस का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, मेंबर ना हो बट ही इज क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके,
who can assume the office of president in case of rise of vacancy going to resignation, डेथ और रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए राष्ट्रपति का जब पद खाली हो जाता है तो वहाँ पर कौन आ रहा है भाई, वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द हाउस, कौन से हाउस का, राज्यसभा के, ये एक्स ऑफिशियो चेयर पर्सन होते हैं, या फिर आप इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी हम जानते हैं किसको, राज्यसभा को। For the nomination of the candidate for election to the vice president, how many electors are expected? कितने electors का expectation यहाँ पर आपको देखने को मिलता है for the राज्यसभा, for the election of उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर 20 electors की जरूरत होती है। जब हमने बात करी थी ना प्रेसिडेंट की, तो वहाँ पर कितने चाहिए थे, वहाँ पर 50 चाहिए थे। क्यों चाहिए थे, देखिए वहाँ पर 543 लोगों की संख्या है, तो वहाँ पर 50 लोग चाहिए, और यहाँ पर 250 लोगों की संख्या है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है, करंट में 245 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमें चाहिए 20, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 20 लोगों की सहमति चाहिए यहाँ पर। द कोलिजियम फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कंप्राइजेस ऑफ, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, लोग होते हैं। देखिए इस कोलिजियम ऑफ, जो राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों रहेंगे यहाँ पर, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा प्लस राज्यसभा। देखिए यहाँ पर जो है आपके हमने राष्ट्रपति के टर्म में बात करी थी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहाँ पर जो MLAs होते हैं, स्टेट के असेंबलीज के जो मेंबर्स होते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। बट उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इनके अंदर जो भी मेंबर्स हैं आपके, इंक्लूडिंग इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, जिन्हें 12 जो लोग हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही नॉमिनेट किए गए हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का जो समय काल है, खंडकाल है, वो कितना होता है, वो लगभग 5 साल का ही होता है, ठीक है, 5 साल होता है। द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पर होता है ये, ठीक है। तो इसकी बेसिस की जब हम बात करें तो यहाँ पर भी वही चीज़ आती है आपकी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट a resolution seeking his removal is introduced in which house। देखिए राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, तो उसके लिए जो, देखिए जब राष्ट्रपति को हटाना था तो हम लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी इनिशिएट कर देते थे, बट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि भाई वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, तो उसका जो मोशन है, देखिए पास तो दोनों जगह से होना होगा, बट जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी, वो होगी आपकी राज्यसभा से, ठीक है। फॉर हाउ मेनी टर्म्स कैन अ कैंडिडेट अपीयर एज इन अ वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, कितनी बार कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनने की जो रेस है या उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें कोई डिफाइंड नहीं है, नो डिफाइंड, मतलब कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी आप कर सकते हैं। जैसे अमेरिका की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जब वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी जो बाइडेन है, ठीक है, जो बाइडेन है, तो वो 2 बार इलेक्शन लड़ सकते हैं, मतलब जो अभी टर्म चल रहा है उनका, 4 साल बाद उनका टर्म खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद वो एक और टर्म लड़ सकते हैं। जैसे उससे पहले जो थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उनका एक टर्म कंप्लीट हो चुका है 4 साल का, अब वो फाइनली 4 साल के लिए और मैक्सिमम इलेक्ट हो सकते हैं। बट यहाँ पर भारत में ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी चुन सकता है, कितनी बार भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे इंडियन पॉलिटी के। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।